बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम जो है वो हमने ईथर्स को डिस्कस किया था और फिर उसके बाद जो है सल्फाइड्स को डिस्कस किया था कि किस तरह से जो है वो उसकी डिस्कनेक्शन होती है और फिर किस तरह से जो है वो आगे फर्दर जो है वो SN2 के रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो परफॉर्म होते हैं। तो आज हम जो है वो स्ट्रेटजी 2 जो है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और उसमें स्ट्रेटजी 2 में जो है वो क्या होती है, कीमो सेलेक्टिविटी होती है। ठीक है, उसको आज हम इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है वो कीमो सेलेक्टिविटी को जो है वो अंडरस्टैंड किया जा सकता है इस डिस्कनेक्शन के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी, व्हेन अ मॉलिक्यूल कंटेन्स टू रिएक्टिव ग्रुप्स एंड वी वांट टू रिएक्ट वन ऑफ देम बट नॉट द अदर। अगर हम चाहते हैं कि एक ग्रुप के पास दो रिएक्टिव जो है वो ग्रुप मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि सिर्फ एक रिएक्ट करे दूसरा रिएक्ट ना करे, द क्वेश्चन ऑफ कीमो सेलेक्टिविटी अराइजेस। तब जो है वो कीमो सेलेक्टिविटी जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो अराइज होता है कि फिर कौन सा जो रिएक्टिव ग्रुप होगा वो रिएक्शन परफॉर्म करेगा और कौन सा जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा। अंडर दिस हेडिंग वी कैन कंसिडर, तो कीमो सेलेक्टिविटी की डेफिनेशन जो है, ये कीमो सेलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली कहाँ से राइज अप होता है कि जब हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर टू रिएक्टिव ग्रुप्स मौजूद हों, ठीक है, और हम चाहते हैं कि एक ग्रुप रिएक्ट करे दूसरा रिएक्ट ना करे, तो यहाँ से जो है वो न्यू कंसेप्ट जो है वो राइज होता है और उसे क्या कहते हैं, कीमो सेलेक्टिविटी। ठीक है, तो सबसे पहली एग्जांपल है रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कि हमारे पास ये एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन के ऊपर जो है वो अमाइनो ग्रुप भी मौजूद है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मौजूद है। तो अब ये दोनों रिएक्टिव हैं। दोनों रिएक्टिव कैसे हैं जी? ये दोनों रिएक्टिव इस तरह से हैं कि अमाइनो यानी कि नाइट्रोजन के पास भी क्या है, लॉन पेयर मौजूद है और ऑक्सीजन के पास भी क्या है, लॉन पेयर जो है वो मौजूद हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो ये एक ईथर ग्रुप जो है वो मौजूद है, ये क्या करे, इसके साथ अटैक करे। ठीक है, और हम ये चाहते हैं कि अमाइनो ग्रुप जो है ये अटैक करे और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये अटैक ना करे, यानी कि रिएक्शन जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर परफॉर्म हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर मौजूद या हाइड्रोक्सिल पे रिएक्शन परफॉर्म ना हो। तो उसके लिए जो है वो हमें बेसिकली कौन सी कंडीशंस की ज़रूरत है या इसकी कीमो सेलेक्टिविटी क्या है कि आया ये किस तरह से जो है वो इसको अगर हम रिएक्शन के अंदर कंसिडर करते हैं तो ये जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर रिएक्शन देगा लेकिन हाइड्रोक्सिल के ऊपर रिएक्शन नहीं देगा। तो उसके लिए जो है वो आज हम इंशाल्लाह गाइडलाइंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली गाइडलाइन है विद टू फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ अनइक्वल रिएक्टिविटी। जब ऐसे दो ग्रुप मौजूद हों जिनकी रिएक्टिविटी इक्वल ना हो, द मोर रिएक्टिव कैन ऑलवेज बी मेड टू रिएक्ट अलोन। तो मोर रिएक्टिव जो होगा वो क्या करेगा, रिएक्शन परफॉर्म करेगा। ये बेसिक और सबसे सिंपलेस्ट गाइडलाइन है कि हम जैसा कि हमने SN2 रिएक्शन में देखा था कि अगर हमारे पास दो न्यूक्लियोफाइल मौजूद हैं, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि फिर कौन सा न्यूक्लियोफाइल जो है वो किस पे अटैक करता है। तो हम ये देखते हैं कि जो सबसे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप वहाँ से लीव कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो सिर्फ उन्होंने न्यूक्लियोफाइल का नाम जो है वो मेंशन नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या किया है, रिएक्टिव ग्रुप के तौर पे जो है उसको कंसिडर कर लिया गया है। ठीक है, तो ये जनरल टर्म जो है वो यहाँ पर यूज़ की गई है। तो मैं इस लाइन को जो है वो दोबारा देखता हूँ कि किस तरह से सिंपल और सबसे सिंपल और बेसिक गाइडलाइन जो है वो हमें बता रहा है। व्हेन टू फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ अनइक्वल रिएक्टिविटी, जब दो फंक्शनल ग्रुप्स हों और उनकी रिएक्टिविटी भी जो है वो क्या हो, सेम ना हो या इक्वल ना हो, द मोर रिएक्टिव कैन ऑलवेज बी मेड टू रिएक्ट अलोन। तो अंडरस्टूड बात है कि सबसे पहले जो है वो कौन अटैक करेगा, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। द एसिड वन नीडेड टू सिंथेसाइज द एनेस्थेटिक cyclomethyl can be analyzed as an ether, see chapter 4, leading to a simple starting material but will be hydroxy acid react only at the OH group। यहाँ पर जो है वो एक एग्जाम्पल डिस्क्राइब की गई है, ये हमारे पास है जी।
इसे कहते हैं साइक्लोमिथाइकेन कहते हैं, ठीक है। और ये जो ड्रग यूज़ होती है ये एनेस्थेटिक के पर्पस के लिए यूज़ होती है, या एनेस्थीसिया के लिए जो है वो यूज़ होती है। एनेस्थीसिया मोस्टली कॉमन जो है वो ये होता है कि हम ऑपरेट करने के लिए या कोई इस तरह का सीवियर सर्जरी के लिए जो है वो हम क्या करते हैं, एनेस्थीसिया का प्रोसीजर, यानी कि बेहोश जो है जिसको बेहोश करना कहते हैं उसे क्या कहते हैं, एनेस्थीसिया कहते हैं। और उसके लिए जो हम ड्रग यूज़ करते हैं या जो केमिकल यूज़ करते हैं उससे उससे क्या कहते हैं, एनेस्थेटिक ड्रग कहते हैं। उनमें जो है वो एक यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर डिस्कस की गई है साइक्लोमिथाइकीन। तो अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास साइक्लोमिथाइकेन जो है वो मौजूद है, ठीक है। उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ये एक साइक्लोहेक्सेन है, उसका बॉन्ड ये ऑक्सीजन के थ्रू अटैच है किसके साथ, एक बेंजीन रिंग के साथ। बेंजीन रिंग जो है वो एस्टेरिक ग्रुप जो है वो एस्टर ग्रुप के ज़रिए से लिंक है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा बॉन्ड जो है वो सबसे पहले ब्रेकअप होगा और कौन सा जो है वो बाद में ब्रेक होगा। तो अगर हम गौर से देखें तो सबसे पहला जो बॉन्ड होगा इसको भी जो है, इस ऑक्सीजन को भी जो है वो क्या किया जा रहा है, स्टेबलाइज किया जा रहा है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन को। वैसे भी अगर आप कॉमनली देखें तो ये जो ऑक्सीजन के लॉन पेयर्स हैं ये क्या करते हैं, डीलोकलाइजेशन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और इस तरह ये इससे ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, स्टेबलाइज कर लेते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑक्सीजन मौजूद है, एक डबल बॉन्ड बना रहे हैं और सिंगल बॉन्ड। तो हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड को तोड़ना जो है वो क्या होता है, ईजी होता है एज कम्पेयर टू द डबल बॉन्ड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से बॉन्ड ब्रेकअप करेंगे। जब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। और ये कन्वर्ट जो हो जाएगा ये किसके, OH ग्रुप के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें हमारे पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया, ठीक है, और अमाइन यहाँ से निकल गया, या अमाइन OH ग्रुप जो है जिसके साथ फर्दर जो है वो अमाइन अटैच है वो क्या हुआ है, यहाँ से रिमूव हो गया। या हम सिंपली इससे ये कह सकते हैं कि लिविंग ग्रुप जो है वो यहाँ से क्या हो गया है, लिव कर गया है। अब फर्दर जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये हमारे पास एक ईथर ग्रुप है। तो दोनों में कहाँ से बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, जैसे कि मैंने बात की कि हम देखेंगे कि इन दोनों में से रिएक्टिव कौन सा है। तो जब हम देखते हैं कि साइक्लोहेक्सेन में ये जो ईथर का बॉन्ड है इसमें जब हम लॉन पेयर को यहाँ पर मेंशन करते हैं तो लॉन पेयर जो है वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि ये इस रिंग के साथ क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। तो फिर इसके इस ऑक्सीजन का बॉन्ड जो वीकर होगा वो किसके साथ होगा, साइक्लोहेक्सेन के साथ होगा। मैं बात को रिपीट करता हूँ फिर से कि ये जो ऑक्सीजन है इसके जो लॉन पेयर हैं ये क्या करते हैं, डीलोकलाइजेशन शो कर देते हैं किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ। जब ये डीलोकलाइजेशन शो कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन अपने आप को, ये इस बॉन्ड को क्या करवा रही है, स्टेबलाइज करवा रही है थ्रू रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है साइक्लोहेक्सेन के अंदर जो है वो क्या होता है कि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए जो है इसका बॉन्ड जो है वो इसके साथ क्या होता है, वीकर होता है। और यहाँ से बॉन्ड को क्या कर दिया जाता है, ब्रेकअप कर दिया जाता है। तो जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद थी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, H ग्रुप आ जाएगा। और हमारे पास जो है उसी तरह से फिर ये हमारे पास एक बेंजीन ग्रुप मौजूद है जिसके ऊपर कार्बोक्सिलिक भी मौजूद हैं और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मौजूद हैं। अब इन दोनों में से हम देखेंगे कि ये एक दूसरे के लिहाज से ऑर्थो पैरा पोजिशन पे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आएगा और फिर बाद में जो है वो क्या होगा, मेटल डायरेक्टिंग। तो जब हम इस मालिक्यूल को कंसीडर करते हैं तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसमें कार्बोनाइल कार्बन मौजूद होती है, ये क्या होता है, मेटल डायरेक्टिंग होता है। और जो फिनोल ग्रुप का ऑक्सीजन एटम है इसके पास लॉन पेयर हैं तो ये क्या करता है, ऑर्थो पैरा पोजिशन को क्या कर देता है, रिएक्टिव बना देता है बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो हम फिर ये कहते हैं कि सबसे पहले फिनोल है हमारे पास, स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो फिनोल होगा। उसकी फिर हम क्या करवाते हैं, उसके ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप COH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, फिर उसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो है वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अब हम जो है वो इसको देखते हैं। द एसिड नीडेड टू सिंथेसाइज द एनेस्थेटिक साइक्लोमिथाइकेन कैन बी एनालाइज्ड एज एन ईथर।
leading to simple starting material. But will the hydroxy acid react only at the OH group, or will the carboxylic group react too? वो कहते हैं कि क्या सिर्फ हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप जो है वो रिएक्ट करेगा, या कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा। इन अल्कलाइन सॉल्यूशन व्हेन बोथ आर आयनाइज, जब अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है तो दोनों आयनाइज हो जाते हैं, ये भी प्रोटॉन दे देगा, ऑक्सीजन भी प्रोटॉन दे देगा। तो पीएच जो है वो हमारे पास 10 है, तो अल्कलाइन सॉल्यूशन है। द फिनोलेट आयन इज मच मोर रिएक्टिव देन द कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, उसकी वजह क्या है? अब यहाँ पर देख सकते हैं हम, जब हम इसकी सिंथेसिस करवाएंगे तो फर्दर जो है वो आपको समझ आएगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक स्टार्टिंग मटेरियल है। अब हम इस रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाना चाहते हैं, ये हमारे पास सिंथेसिस है फॉर एग्जांपल। तो जब हमने इसको अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर डाला, ठीक है, अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर डालने से क्या होगा, इसकी भी डीप्रोटोनेशन हो जाएगी, इसकी भी डीप्रोटोनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो जब इस दोनों की डीप्रोटोनेशन हो जाएगी, ये कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा और ये फिन ऑक्साइड आयन बन जाएगा। ठीक हो गया? तो अब हमें पता है कि ये जो फिन ऑक्साइड आयन होता है ये मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू द कार्बोक्सिलेट आयन। तो फिर यहाँ पर हम कहेंगे, ये देखें, ये जब आयनाइज होगा, दोनों दोनों डीप्रोटोनेशन इनकी दोनों की हो जाएगी, तो ये कार्बोक्सिलेट आयन बन गया और ये एक फिनॉक्साइड आयन बन गया। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि फिर इस तरह से जो होता है कि इन दोनों में फिर रिएक्टिव कौन सा है मोर, तो हम देखते हैं कि जो फिनॉक्साइड आयन होता है ये मोर रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू अ कार्बोक्सिलेट आयन। उसकी वजह क्या होती है कि ये जो कार्बन होती है ये फर्दर ऑक्सीजन एटम के साथ क्या होती है, अटैच होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू द दिस ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा रिजाइड करेगी, तो ये फिर क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू द कार्बोक्सिलेट। तो फिर रिएक्शन जो परफॉर्म होगा वो फिर किसके थ्रू होगा, ये इस ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन अटैक करेगी किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, और यहाँ से आयोडीन जो है वो निकाल दिया जाएगा और हमारे पास जो है वो टारगेट मटेरियल क्या हो जाएगा, सिंथेसाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं, और will the CO2H ग्रुप रिएक्ट टू, कि सिर्फ OH ग्रुप अटैक करेगा या कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी अटैक। इन अल्कलाइन सॉल्यूशन व्हेन बोथ आर आयनाइज, दोनों जब आयनाइज हो जाते हैं, इसकी भी डीप्रोटोनेशन होगी, इसकी भी डीप्रोटोनेशन होगी। द फिनोलेट आयन इज मच मोर रिएक्टिव, तो ये जो फिनोलेट आयन होता है ये क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू द कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, तो फिर रिएक्ट कौन करेगा, यही रिएक्ट करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप जो है वो लीव कर जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, ईथर मॉलिक्यूल बन जाएगा। और फिर इसी तरह से उसकी जो है वो हम क्या करवाते हैं, अल्कोहल आती है, अल्कोहल जो है वो कार्बन के ऊपर अटैक करती है और इसके उसके साथ क्या है, एस्टर लिंकेज परफॉर्म कर लेते हैं। द कॉमनली यूज्ड एनाल्जेसिक पैरासीटामोल इज अ सिंपल अमाइड एंड should be available by acetylation of para-aminophenol. Further analysis according to the, here we want to keep the phenol unionized so that amino group will be more reactive than OH. NH3 is more nucleophilic than water but less so than OH group. तो अब यहाँ पर सेकंड एग्जांपल जो है वो पैरासीटामोल की डिस्कस की गई है। वो कहता है कि पैरासीटामोल जो होती है ये एक एनाल्जेसिक कंपाउंड है। ठीक है, तो ये आप फार्मास्यूटिकल में पढ़ चुके हो जो कि एनाल्जेसिक कंपाउंड जो है वो किसके लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। तो वो कहता है कि पैरा अमाइनो फिनोल की जब एसिटाइलेशन करते हैं, ये देखें, ये अमाइनो है, सॉरी ये अमाइनो ग्रुप है और ये हमारे पास क्या है, फिनो सॉरी OH ग्रुप है। तो ये पैरा अमाइनो फिनोल ग्रुप है। ठीक है, इसकी जब एसिटाइलेशन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, एक पैरासीटामोल बनती है। तो अब इस केस में देखते हैं कि इन दोनों केस में जो है फिर वो कौन सा ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव होगा। तो इस केस में हम देखते हैं कि यहाँ पर जब ये बॉन्ड यहाँ से लीव करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऑक्सीजन यहाँ पर क्यों नहीं अटैक कर रहा, या ऑक्सीजन के पास, तो हमें जो है वो पहले बेसिक कंडीशंस प्रोवाइड करना पड़ेंगी। इस वजह से जो है वो ऑक्सीजन जो है उसकी डीप्रोटोनेशन होगी। जब ऑक्सीजन की डीप्रोटोनेशन होगी फिर वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के अंदर। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हम सिंपली जब इसको बॉन्ड को ब्रेकअप करते हैं तो नाइट्रोजन चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये बॉन्ड की डेंसिटी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी या ट्रांसफर हो जाएगी किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर।
ठीक है, और यहाँ से बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा अमाइनो ग्रुप के। तो अमाइनो ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करवाते हैं तो ये नाइट्रो में आ जाएगा। तो हमारे पास डीनाइट्रेशन करवाने के बाद क्या बन जाता है, फिनोल ग्रुप बन जाती है। तो अब सबसे पहले अगर हम इस रिएक्शन को जो है वो बैकवर्ड लेकर जाना चाहते हैं कि किस तरह हम अपने प्रोडक्ट जो है, अभी तो हमने डिस्कनेक्शन किया, अब हम इसकी सिंथेसिस करवाते हैं। तो सिंथेसिस में क्या होता है कि फिनोल हमारे पास मौजूद होती है, इसकी नाइट्रेशन करवाते हैं। नाइट्रेशन होने से क्या होता है कि NO2 ग्रुप मौजूद हो जाता है, यानी कि नाइट्रेशन हो गई इसकी। ठीक है, नाइट्रेशन होने के बाद अब हमें चाहिए अमाइनो ग्रुप, तो इसकी क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाडियम एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, प्लाडियम चारकोल। तो जब इसकी रिडक्शन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, अमाइनो ग्रुप के अंदर। अब अमाइनो ग्रुप जो है ये अटैक कर देगा किसके ऊपर, एसिटाइल। अब यहाँ पर देखते हैं कि ऑक्सीजन के पास तो 2 लोन पेयर हैं, लेकिन अमाइनो के पास यानी नाइट्रोजन ऑफ अमाइनो जो है इसमें एक लोन पेयर है, लेकिन ये रिएक्ट जो है वो क्या कर रहा है, ज़्यादा करवा रहा है एज कम्पेयर टू द दिस वन। तो उसके लिए जो है उसने बेसिक कंडीशंस बताई हैं कि फिर हम क्या कहते हैं, तो हम ये कहते हैं हेयर वी वांट टू कीप द फिनोल अनआयनाइज्ड। इसका मतलब ये है कि हम फिनोल को क्या रखते हैं, अनआयनाइज्ड, यानी कि यहाँ पर हम बेसिक कंडीशंस प्रोवाइड नहीं करेंगे। जब बेसिक कंडीशंस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो उसकी डीप्रोटोनेशन नहीं होगी। जब उसकी डीप्रोटोनेशन नहीं होगी तो वो फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास अमाइनो ग्रुप बन गया। ये अमाइनो ग्रुप जो है वो एसिटाइल पे अटैक करेगा, एसिटाइल ग्रुप पे अटैक करेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, पैरासीटामोल सिंथेसाइज हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने जो है वो 2 डिस्कशन की हैं कि एक में हमने देखा है एक एनेस्थेटिक कंपाउंड या एनेस्थेटिक ड्रग को देखा है, दूसरे के अंदर हमने एक एनाल्जेसिक ड्रग को देखा है जिसका नाम है जी पैरासीटामोल। तो दोनों में हमने देखा है कि कौन सा ग्रुप जो है वो स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव है, किस तरह से वो रिएक्ट करता है और हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट सिंथेसाइज होती है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको लेक्चर समझ आया होगा। जो भी क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह क्वेश्चन सेशन में जो है वो डिस्कस कर लिए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।